हेलो फ्रेंड्स, अली साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो देखिए ये क्या होता है। सबसे पहले तो हमें जानना है कि जनन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अपने समान संतति उत्पन्न करे, यानी जो प्रोजेनी है वो प्रोड्यूस करे, वो उसके सिमिलर हो, खुद के सिमिलर, उसको हम कहते हैं इस प्रोसेस का नाम। अब सबसे पहले क्वेश्चन बन गया जनन स्वास्थ्य किसे कहेंगे। तो जनन स्वास्थ्य का मतलब हो गया जो भी जनन अंग होते हैं, ठीक है, वो स्वस्थ हो, ठीक है, और उनकी क्रियाशीलता सामान्य है, वो सामान्य क्रिया करें। फॉर एग्जांपल कि हम बात करते हैं जैसे अंडाशय है, वृषण है, टेस्टिस है और ओवरी है, तो उनसे स्पर्म बनना और जो ओवम बनना, शुक्राणु है, अंडाणु है, उनका निर्माण होता रहे और वो स्वस्थ रहे। तो ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी, जनन स्वास्थ्य को कहते हैं। लेकिन इसकी परिभाषा केवल यहीं पर सम्मिलित नहीं है। इसकी जो परिभाषा है काफ़ी वाइड है, यानी हम बोल सकते हैं कि विस्तृत व्याख्या होती है इसकी। जो WHO के द्वारा इसकी व्याख्या दी गई थी, परिभाषा दी गई है, वो क्या है, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो दी गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा है कि 3 पहलू होते हैं। पहला हमारे पास है शारीरिक यानी फिजिकल एक्सपेक्ट, ठीक है, दूसरा है व्यवहारात्मक यानी बिहेवियरल है, और तीसरा है हमारे पास इमोशनल भावनात्मक है और सामाजिक है। ठीक है, तो इन चारों रूप से जो भी स्वस्थ होता है, हेल्थी होता है, यानी वेल बीइंग होता है, तो उसी को ही जनन स्वास्थ्य कहा गया है। यानी 3 पहलू हो गए कि जितने भी जननांग है, जनन अंग है, वो क्या हो, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, ठीक है, उन शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। इनके अलावा जो भी व्यक्ति है वो इमोशनल भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो, उसका व्यवहार अच्छा हो और समाज में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा हो। तो अगर ये सब सही होगा तो वो स्वस्थ रहेगा। तो ये पहलू सब बताए गए हैं किसके द्वारा, WHO के द्वारा। अब हम इसमें जान लेते हैं कि जो जनन स्वास्थ्य सेवाएं क्या है और उनकी कार्य नीति यानी स्ट्रेटेजी क्या अपनाई गई है। तो देखिए, भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले जो जनन स्वास्थ्य है यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए क्या किया गया था, एक परिवार कल्याण नाम की एक योजना चलाई गई थी, प्रोग्राम चलाया गया था। वो कब चलाया गया था, ये स्टार्ट हुई थी 1951 में, यानी 1951 में ये स्टार्ट हुई थी, 1951 में। फिर उसको बाद में परिवार कल्याण यानी फैमिली वेलफेयर के रूप में जाने लगा, और वर्तमान में इसको ज़्यादा विस्तृत रूप दे दिया गया है। ठीक है, उनका नाम हो गया जनन स्वास्थ्य व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में हम कह देंगे RCH, जिसका पूरा नाम हो गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH इसको शॉर्ट में हम कहेंगे। कंप्लीट है। अब ये क्या काम करती है, तो इसके द्वारा क्या किया जा रहा है कि इनके द्वारा अलग अलग पहलू अपनाए जा रहे हैं, यानी अलग अलग साधन अपनाए जा रहे हैं, मेथड अपनाए जा रहे हैं। उसमें हो गया ऑडियो, यानी हम बोल देते हैं इसको हिंदी में श्रव्य साधन, ठीक है, यानी सुनने से जुड़ा हुआ, यानी रेडियो के द्वारा, पुराने टाइम पे रेडियो चलते थे उनके द्वारा, ठीक है, या दृश्य साधन यानी वीडियो है, या मुद्रक सामग्री, ठीक है, मुद्रक सामग्री यानी प्रिंटेड मीडिया मुद्रक सामग्री हम कहते हैं, अखबार है जैसे, ठीक है, यानी न्यूज़पेपर हो गया, किताबें हो गई। इन तीनों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, उन्हें जनन स्वास्थ्य के बारे में बताना, ठीक है, और जो बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य के अंदर बताना। अब ये क्या क्या जो इनके जो उद्देश्य है वो क्या क्या चीज़ें हैं, उसके उद्देश्य किसके, RCH के उद्देश्य क्या क्या है, ये पूछे जाते हैं। तो उसका जो मेन उद्देश्य है वो है जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना, यानी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है उसको डिक्रीज करना, इसका होता है। इनके अलावा जनन के जो पहलू होते हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना, ठीक है, यानी अवेयर करना लोगों को रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एक्सेप्ट के बारे में, ठीक है। इनके अलावा क्या होता है, यौन शिक्षा होती है, लोगों को यौन शिक्षा देना, यानी सेक्सुअल एजुकेशन प्रोवाइड करना, स्कूलों के अंदर बुक के माध्यम से हो गया, या इनके अलावा वीडियो है या रेडियो के द्वारा, उन सभी के द्वारा क्या करते हैं, लोगों को जो होती है यौन शिक्षा है ये प्रदान करना। इनके अलावा यौन संचारित रोग होते हैं। अभी कौन कौन से रोग होते हैं, उनको यौन संचारित रोग कहते हैं, उनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो यौन संचारित रोग है, जिसको हम बोल देते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो उनके बारे में सभी को जागरूक करना। तो ये सब किसके उद्देश्य है, ये है RCH के। इनके अलावा जो गर्भ निरोधक उपाय है, क्योंकि गर्भ निरोधक उपाय क्या होंगे, अगर ये काम में लिए जाएंगे तो इनसे क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि दर है ये कम हो जाएगी। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिसको हम कहते हैं, उनके उपाय के बारे में लोगों को जागरूक करना। तो ये सब किसके उद्देश्य है, ये RCH के
तो हम आरसीएच के विभिन्न उद्देश्य है उनके बारे में जान रहे थे। तो देखो इसमें नेक्स्ट है कि जो जनांग होते हैं उनकी पूर्ण जानकारी प्रदान करना, जनांगों का यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना, जिसको हम बोल देते हैं यौन शिक्षा है, सेक्सुअल एजुकेशन है, उसके अंतर्गत ही आ जाती है। यानी जो जनांग है ये कैसे कार्य करते हैं, शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, अंडाणु का निर्माण कैसे होता है, स्पर्म कैसे बनते हैं, इन सभी की जानकारी देना। इनके अलावा जो जन्म के पश्चात जो माता और शिशु है उनके देखभाल कैसे की जाए, पोस्ट नेटल केयर कैसे हो मदर की और चाइल्ड की, उसके बारे में लोगों को बताना, शिक्षित करना, उन एजुकेट करना। स्तनपान का महत्व बताना, जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताना कि स्तनपान क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता है जो स्तनपान होता है तो उस दौरान स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक यानी प्रसव जिसको हम कहते हैं, या प्रसव को हम दूसरा नाम कहते हैं डिलीवरी। तो प्रसव के पश्चात क्या होता है कि कुछ दिनों तक जो एक गाढ़े पीले रंग का सा दूध निकलता है, पीले रंग का, गाढ़ा पीला तो नहीं होता, पीले रंग का जो दूध निकलता है उसको हम कहते हैं कोलोस्ट्रम। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ, अपना जो 3rd चैप्टर था मानव में जनन उसके अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, IgA काफ़ी प्रचुर मात्रा में होता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर IgA होता है, एंटीबॉडी है ये IgA। तो ये क्या करती है, दूध के द्वारा बच्चे के पास जाएगी और बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी यानी प्रतिरक्षा प्रदान करेगी। तो ये इसलिए दूध ब्रेस्ट फीडिंग है ये ज़रूरी होता है। इनके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग से एक और होता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाते रहते हैं तो इससे ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है उसका स्राव ज़्यादा होता है। ठीक है, ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ठीक है, ये हार्मोन क्या करता है, ये नेगेटिव फीडबैक भेजता है FSH और LH हार्मोन के लिए, यानी FSH और LH हार्मोन को निकलने नहीं देता ये। और ये हार्मोन कम निकलेंगे तो इससे क्या होता है, अगर ये हार्मोन नहीं निकलेंगे तो अंडाणु का निर्माण नहीं होगा, यानी जो ओवम है ये नहीं बनेगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, आर्तो चक्कर है, ये नहीं चलेगा। तो उससे क्या होता है, जो होता है एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के रूप में ये काम आ सकता है। कंप्लीट है। इनके अलावा जो लड़का और लड़की होते हैं उनके लिए समान अवसर प्रदान किया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले मेल और फीमेल चाइल्ड के लिए। ऐसा ना हो कि जो कन्या है उनको कम समझा जाए और जो बच्चे लड़के होते हैं उनको अच्छा समझा जाए। इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे कि 2 प्रक्रियाएं होती है। एक तो आपने नाम सुना होगा सोनोग्राफी, ठीक है, इसके द्वारा लिंग की जांच हो जाती है, जेंडर है उसको पता चल जाता है। ठीक है, इनके अलावा एक और होता है जिसका नाम होता है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस, अब एमनियोसेंटेसिस और इन दोनों के द्वारा क्या किया जाता है कि जो महिला है यानी जो भ्रूण होता है उसकी जांच कर लेते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, उसके बाद में अगर फीमेल मिलता है यानी कन्या मिलती है तो उसकी हत्या पहले ही कर दी जाती है। ठीक है, यानी हत्यारे बन जाते हैं माता पिता बच्चे के। कंप्लीट है। तो अब इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे आगे। जो यौन अपराध होते हैं, सेक्स एब्यूज़ जिनको हम कहते हैं, उनके बारे में जागरूक करना। अधिकतर जो बच्चे होते हैं उनको इनके बारे में बताया जाए कि क्या चीज़ होती है और कैसे इनसे बचा जा सकता है। कंप्लीट है। तो यौन अपराध के बारे में जागरूक करना लोगों को। इनके अलावा जो होते हैं प्रसव की प्रक्रिया, सहगर्भता की प्रक्रिया होती है, इसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी। उसमें क्या क्या चीज़ें, किस न्यूट्रिशन कैसा लेना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, उन सभी के बारे में भी शिक्षित करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए। फिर प्रसव है यानी डिलीवरी जो प्रोसेस होती है, प्रसव पार्चुरेशन जिसको कहा जाता है, ठीक है, उनके बारे में एजुकेट करना चाहिए कि ये किस तरह एक जो है कौन कौन सी प्रक्रियाएँ हैं जिनके द्वारा जो प्रक्रिया प्रसव की प्रक्रिया है, ठीक है, उनको प्रभावी बनाया जा सकता है, यानी एक्सरसाइज करना और इस तरह होती है। ठीक है, आपको ये यूट्यूब पे मिल जाते हैं काफ़ी, आप इनके बारे में आप चेक कर सकते हो। इनके बारे में, इनके अलावा STD जो होते हैं यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यौन संचारित रोग जो होते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी लोगों को बताना। इनके अलावा कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है, ठीक है, जिसे गर्भपात करवाना पड़ता है, एबॉर्शन करवाना पड़ता है, तो वो किस तरह करवाया जा सकता है और कब ये जानलेवा होता है, इनके बारे में भी लोगों को एजुकेट किया जाना चाहिए, उनको शिक्षित करना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्शन यानी जो गर्भ निरोधन उपाय है उनके बारे में भी बताना कि किन किन उपायों के द्वारा कॉन्ट्रासेप्शन किया जा सकता है, गर्भ है उसको बनने से रोका जा सकता है। इनके अलावा जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती है, महिलाओं में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उनके बारे में उनको बताना। और जो नर होते हैं यानी जो लड़के होते हैं उनको उनके बारे में रेस्पेक्ट दिलाना। ये सब के सब हमें एजुकेट करना चाहिए, शिक्षित दिलाना चाहिए। कंप्लीट है। इनके अलावा इनफर्टिलिटी जो होता है यानी बोल देते हैं बंध्यता, ठीक है, ठीक है,
बंधेता, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कह देते हैं बांझपन। ठीक है, तो इसके बारे में सभी को बताना और इसका कैसे निवारण हो सकता है, इसके उपाय क्या क्या कर सकते हैं, इनका इलाज कैसे किया जा सकता है, इनके बारे में भी शिक्षित करना, एजुकेट करना। तो ये सब के सब चीज़ें RCH के उद्देश्य के अंतर्गत आती है। RCH का पूरा नाम मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, तो अब हम जनसंख्या विस्फोट यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और जन्म नियंत्रण बर्थ कंट्रोल के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो देखें, आपको पता है आजकल जो जन्म दर है, ठीक है, ये तो है यानी बर्थ रेट है, ये तो हाई हो रही है, ये बढ़ रही है। और जो मृत्यु दर है, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं डेथ रेट, ठीक है, ये कम हो रही है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जनसंख्या है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे कि 1900 के अंदर पूरे विश्व की जनसंख्या, वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, विश्व की जनसंख्या थी ना, वो लगभग थी 2 बिलियन थी। हाँ ठीक है, 2 बिलियन थी। अब वो बढ़कर कितनी हो गई, वो हो गई है 6 बिलियन। अब जो अगर हम 21 की बात करें तो ये 7 बिलियन से ऊपर पहुंच चुकी है जनसंख्या। ठीक है, इतनी लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ये तो हो गई किसके बारे में, विश्व के बारे में। अगर हम बात करते हैं अपने भारत के बारे में, ठीक है, तो अपने भारत में क्या है कि जब आज़ादी के समय जनसंख्या थी वो थी 350 मिलियन, 350 मिलियंस थी, यानी हम इसको बोल सकते हैं 35 करोड़ थी जनसंख्या। ठीक है, और ये हम आपको बोल सकते हैं इनको अरब। ठीक है, 2 अरब थी, फिर 6 अरब हो गई, फिर हो गई 7 अरब, अभी चल रही है, उससे ज़्यादा ही है, 7.9 अरब तक पहुंच चुकी है। अगर हम बात करते हैं कि जनसंख्या आज़ादी के समय भारत में 35 करोड़ थी, लेकिन आज़ादी के बाद में 2000 के अंदर क्या हुआ, इसकी जनसंख्या वो 1 बिलियन हो गई, यानी हम बोल देते हैं ये हो गई 100 करोड़ कंप्लीट है। अब अगर हम बात करें 11 की, 2011 में, तो इनकी जनसंख्या हो गई थी 121 करोड़। जैसे आपने सुना होगा कि 2014 के अंदर जब मोदी जी भाषण देते थे तो बोलते थे ना, 125 करोड़ देशवासियों, 125 करोड़ देशवासियों, तो वो यहीं से है 121, यानी 125 कितना हो गया, 125 करोड़। अभी जो वर्तमान में चल रही है, ठीक है, वो हो गया 1.7 बिलियन कंप्लीट है। उसको हम बोल देते हैं, सॉरी 1.3 बिलियन, 7 नहीं है, 3 बिलियन, यानी हम बोल सकते हैं उसको 135 करोड़ है। ठीक है, उसके आसपास जनसंख्या पहुंच चुकी है भारत की। तो इस तरह लगातार अगर जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो क्या होगा, आवास है, ठीक है, यानी जो हैबिटाट है हमारे, उसकी में कमी आ जाएगी, रहने के स्थान कम हो गए, जंगल कम होने का, जंगल को शहर बनाना पड़ेगा, रहने का स्थान बनाना पड़ेगा, तो जंगल कम होते जाएंगे, जंगली जीव पे प्रभाव पड़ेगा, भोजन की कमी आ जाएगी, ठीक है, यानी जो गरीबी है ये बढ़ेगी इस तरह। तो इस प्रकार होता है। तो सरकार ने इसके लिए एक नारा भी दिया था, हम दो हमारे दो का एक नारा चलाया था कि हम दो और हमारे दो, V2 और आवर 2 इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा क्या होगा कि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। जैसे पहले जनसंख्या वृद्धि दर यानी जन्म के समय जो स्वतंत्रता के समय कितनी थी, वो थी 2.1, ठीक है, प्रतिशत। यानी क्या था कि 21 बच्चे हैं ये 1000 लोगों पर पैदा हो रहे हैं एक साल के अंदर, एक वर्ष में। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी कमी आई है, यानी ये अच्छा है, प्लस पॉइंट ये हमारे लिए कि जनसंख्या वृद्धि दर कम हो गई। अब जो हो रही है वो है 17 है, 1000 लोगों पर 17 बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं एक साल में। तो उसको हम बोल देते हैं 1.7 चल रही है अभी जो परसेंट है, किसकी दर, वृद्धि दर यानी जन्म दर है ये। तो इस प्रकार क्या होती है, जन्म दर है उस पर रुकावट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, जैसे हमने कहा था कि जो 18 वर्ष, ठीक है, जो महिला होती है उसकी आयु, और 21 वर्ष जो पुरुष होते हैं उसकी आयु निर्धारित की जाना चाहिए। जल्दी हो जाती है अगर विवाह है, जैसे बाल विवाह है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जनसंख्या दर बढ़ेगी क्योंकि बच्चे जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर अब देर से उत्पन्न हो रहे हैं तो भी जैसे हानिकारक है। जैसे आपने सुना होगा जो चाइना है, चाइना के अंदर अब पहले पॉलिसी थी हम दो हमारे एक, अब कह दिया कि उसमें 2 या 3 तक कर सकते हैं। कारण क्या है, अब कारण ये है कि जैसे मान लो एक ही संतति उत्पन्न करना है, एक ही बच्चा पैदा करना है। अब अगर 21 की जगह पर वो क्या करते हैं, 45 एज के हो जाते हैं, मेल की बात कर रहा हूँ, 45 की एज के हो जाते हैं, तब जाके उनमें संतति उत्पन्न करते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं 10 साल की बात करें हम, तो इनका जो बच्चा है 1 साल का था, 10 साल बाद में वो कितने का हो जाएगा, 10 वर्ष का हो जाएगा, 10 ईयर का हो जाएगा,
और ये कितने का हो जाएगा, ये 55 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि हाँ, वैसे तो इंडिया के अंदर आपको पता है रिटायरमेंट का टाइम लगभग आ चुका होता है, 60 के लगभग रिटायरमेंट होती है। तो क्या होता है, इनके तो रिटायरमेंट का टाइम आ गया, और ये क्या है, अभी बच्चा है, ये कमाने लायक है नहीं अभी। तो इससे क्या होगा, इससे उनके अंदर जो एज, ठीक है, एज में जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा, यानी उनके अंदर एज है, कैसे तो बूढ़े बूढ़े मिलेंगे या बच्चे ही बच्चे मिलेंगे, जो जवान है कार्य करने वाले होते हैं वो उनकी क्षमता वहाँ पर, सॉरी, उनकी संख्या वहाँ पर कम हो जाएगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से ही भारत में हम दो और हमारे दो कहा गया है, हम दो और हमारे एक नहीं कहा गया है, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि जैसे मान लो हम अगर फोर्स की बात करें, आर्मी की बात कर रहे हैं, तो ये 55 साल का हो गया, ये भी आर्मी के लायक नहीं है, ये 10 साल का ही है, ये भी आर्मी के लायक नहीं है, हमें बीच के एज के चाहिए होते हैं। लेकिन बीच के एज के बच्चे कम हैं, क्योंकि अभी भी क्या है, उनके अंदर जो आयु है उनके अंदर काफ़ी अंतर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो होते हैं जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण के बारे में हमने जान लिया। अब जन्म नियंत्रण किया कैसे जा सकता है, वो किया जा सकता है किनके द्वारा, गर्भ निरोधक उपाय के द्वारा, ये गर्भ निरोधक उपाय, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के द्वारा। अब ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही स्टडी करेंगे।